ईपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हर दूसरे चौथे दिन जम्मू मेडिकल कॉलेज में एक नया हंगामा होता है। हर रोज यही बात होती है कि ना जाने डॉक्टरों की लापरवाही से एक पेशेंट की कैसे मौत होगी। उनके अभिभावक, उनके प्रियजन डॉक्टरों से लड़ाई पे आ जाते हैं, मारकटाई भी होती है, तोड़ फोड़ होती है। आखिर ये सब क्यों होता है? डॉक्टर जिसे भगवान का दूसरा रूप जानते हैं, क्यों उसके हाथों से लापरवाही होती है? क्यों मरीज मारा जाता है? क्यों हम इस बात को लेकर यही सोचते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से यह सब हुआ? ये बात तो सब जानते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई है आपकी जिंदगी देने वाला, वो डॉक्टर है। जिस आदमी को कल फांसी की सजा होनी है, उसे भी कोई प्रॉब्लम आती है, एक दिन पहले वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर की पूरी कोशिश होती है कि इस आदमी को किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके, हालांकि उसे पता है इसको कल फांसी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक ऐसा षड्यंत्र है जो जम्मू मेडिकल कॉलेज को बदनाम करना चाहता है, जो डॉक्टर्स को बदनाम करना चाहता है और इनोसेंट पेशेंट्स, उनके परिवारों को लूटना चाहता है। आज हम आपको इसकी हकीकत बताने जा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और इन मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही एम्बुलेंस सेवा होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि मेडिकल इमरजेंसी में किस तरह की एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस एम्बुलेंस में हर तरह से रोगी को सुविधा दी जा सके, वही एम्बुलेंस उपयुक्त है। परंतु इस रोगी वाहन से अपना व्यापार चलाने वाले माफिया गाड़ी को पेंट करके उस पर एम्बुलेंस लिख देते हैं और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के नाम पर मनचाहा किराया वसूलते हैं। रोगियों को एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या नियम है और किस तरह के वाहन एम्बुलेंस सेवा के मापदंडों पर खरे उतरते हैं। अब ये देखिए, जम्मू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत सी एम्बुलेंस खड़ी होती है जो जम्मू की नहीं है। हरियाणा, पंजाब के हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस है। वो किस लिए खड़ी होती है? उन्होंने एक ऐसा वहां पे जाल फैलाया हुआ है। वो जाके पहले तो मरीजों को कहेंगे, अगर कोई भगवान ना करे किसी मरीज के साथ कोई ऐसी बात हो जाती है, उनके दिमाग में यही बात डालेंगे कि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। अगर आप हमारे साथ फलां हॉस्पिटल में जाते तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना होती। अभी आपको यहाँ से बाकी के पेशेंट जो हैं, जो इस बात को सुनकर यही कहते हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए, किसी और अच्छे हॉस्पिटल में चला चले। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जम्मू मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया कॉलेज है, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है और यहाँ की इक्विपमेंट पूरे इंडिया में ऐसे इक्विपमेंट आपको नहीं मिलेंगे जैसे यहाँ मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी ये आदत बन चुकी है कि पेशेंट्स को कैसे लूटा जाए। पहली बात तो ये कि ये एम्बुलेंस जम्मू में कैसे आ रही हैं, ये एम्बुलेंस कहाँ रजिस्टर्ड हुई है। एम्बुलेंस रजिस्टर्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा एक तरीका है जिसका उसके मुताबिक एम्बुलेंस रजिस्टर होती है। इसका मेडिकल सुपरडेंट से एक एनओसी लेना पड़ता है, आरटीओ से एनओसी लेना पड़ता है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से एनओसी लेना पड़ता है। उसके बाद जाके जम्मू में ये रजिस्टर्ड होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक बिजनेस बना रखा है। वहां जो पेशेंट आता है उनको प्रॉब्लम होती है। पेशेंट उस वक्त ये नहीं सोचता कि मुझे कितने पैसे देने हैं और मुझे क्या किसी तरीके से किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचना है, उसकी यही सोच होती है। और ये एम्बुलेंस वाले वहां पे जाल फैला के बैठे होते हैं और वो इनका फायदा उठाते हैं और इनसे मुंह मांगे दाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स को ले जाने के लिए सब सहूलियत है। लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होती। उसके अंदर एक कंपाउंडर होता है। जहाँ कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर का जो आयुर्वेदिक कंपाउंडर होता है, फैसिलिटीज कोई नहीं होती। ये एम्बुलेंस किसने पास की, इनको किसने यहाँ पे इजाजत दी, कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जम्मू मेडिकल कॉलेज के सुपरडेंट ने, जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने
कि एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि कोई भी एम्बुलेंस जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग स्लॉट में नहीं लगेगी। नतीजा क्या हुआ? अंदर नहीं लगाई, बाहर दीवार के साथ 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 सारी एम्बुलेंस लगी हुई हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एम्बुलेंस लगी हुई हैं, बॉयज हॉस्टल के बाहर एम्बुलेंस लगी हुई हैं। और आप यकीन करके देखिए, पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एम्बुलेंस कहां से आ रही है। जब हमने इस बात की जानकारी लेने के लिए सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर दारा सिंह से बात की तो उन्होंने हमें बताया उसके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट कर रहा है, जिसको जो मैंने देखा कि ना उनका रेट है, ना उनकी अथॉरिटी है, ना उनकी एम्बुलेंस है, जिसको एम्बुलेंस बोलते हैं। एम्बुलेंस सही में जो एम्बुलेंस होती है उसका वो स्पेशल डिजाइन व्हीकल बोलते हैं, जो स्पेशली डिजाइन की जाती है, फुली इक्विप्ड होती है और फुली स्टाफ्ड होती है, ताकि वो पेशेंट को एक अस्पताल का एटमॉस्फेयर दे पाए और पहला घंटा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें वो अस्पताल तक पहुंचा पाए। अब इस माफिया ने क्या किया है कि इन्होंने ये जाते हैं, सिंपल एक गाड़ी खरीदते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, उसको एम्बुलेंस लिख देते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने डायरेक्टर साहब को, जिनको अथराइज किया है गवर्नमेंट ने, हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा कि आप हमें बताइए कि अथराइज एम्बुलेंसेज कौन कौन सी हैं, उनका हमें नंबर दे दीजिए। और साइमल्टेनियसली हमने आरटीओ साहब को अप्रोच किया, लेटर लिखा कि आप हमें बताइए कि ये गाड़ियां आपने पास की हैं, कितनी गाड़ियां पास की, उनके हमें लेटर दे दीजिए और उनका रेट क्या निकाला है आपने, ताकि ये लोगों को जो लूटा जा रहा है इससे हम लोगों को बचा पाए। उसका क्या रेट है, अगर वो रेट हमें मिल जाते हैं और अथराइज व्हीकल के नाम मिल जाते हैं तो हम एक प्रीपेड स्टैंड टाइप होता है, उसमें हम एक बोर्ड पे लिख सकते हैं कि ये गाड़ियां अथराइज हैं और इनका ये रेट जो है, ये जलंधर का रेट है, ये दिल्ली का है, ये पीजीआई का है, सो दैट जो ब्लैकमेलिंग है वो खत्म हो सकती है। और आईजी साहब, आईजी ट्रैफिक को भी हमने ये लिखा था कि जो यहाँ पर लोग आके पार्किंग करते हैं गाड़ियों की, ये बंद कीजिए, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज है। ये लोगों को गुमराह करके, हम ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं, चल रहा होता है। एक दिन रात के 12 बजे मुझे एक पेशेंट ने कॉल किया, मेरे इमरजेंसी वार्ड में था, वो मुझे फोन कर रहा है, कहता सर मुझे यहाँ कोई 2-3 बंदे आए हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको हम अमृतसर ले जाएंगे, आप चलिए वहां। तो मैंने इमीडिएटली अपनी सिक्योरिटी भेजी, मैंने कहा वो कौन है, मेरी बात कराओ उससे। तो वो इमीडिएटली यहाँ से भाग गए। अब यही लोग, इनका माफिया अंदर घूमता रहता है, तो इसलिए हमने पुलिस को, पुलिस की असिस्टेंस के लिए उनको भी हमने रिक्वेजिशन भेजी, मगर जितना रिस्पांस चाहिए वो उतना हमें मिला नहीं। इसीलिए इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने डायरेक्टर साहब को लेटर लिखा था कि आप बताइए कि आपने कितनी गाड़ियां पास की हैं जिनको आपने एनओसी दिया है, और वही एनओसी जो है, एनओसी वाली गाड़ियां जो है आरटीओ साहब पास करते हैं। आरटीओ साहब को, उनके पास पूरी स्पेसिफिकेशन है, वो इसके एक्सपर्ट हैं कि कोई एम्बुलेंस कौन सी गाड़ी है, फिर उसका उनके माइलेज निकालनी है। जैसे हमारी गाड़ियां एम्बुलेंस है, वो स्टेट मोटर गैराज के जो डायरेक्टर साहब है वो निकालते हैं, उसी तरह आरटीओ साहब ने उनकी हमें माइलेज देनी है कि ये माइलेज इस गाड़ी की है, सो दैट डिस्टेंस के हिसाब से आप कम से कम लूट नहीं सकते हो लोग। ट्रस्ट के लिए हमने डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया है, मैंने डीपकॉम साहब से भी बात की थी, उन्होंने खुद भी बात की कि आप डायरेक्टर इंडस्ट्री को लिखिए कि ये ट्रस्ट कब बना है, इसने इसकी ट्रस्ट की फीस जमा कराते हैं, वैलिडेट किया है नहीं किया है, और ट्रस्ट बाकी क्या एक्टिविटीज कर रहा है। अब अगर मुझे बोलोगे कि अस्पताल से आप मेडिकल स्टूडेंट से सर्टिफिकेट लाइए कि आपका ट्रस्ट जो है अस्पताल में पेशेंट केयर के लिए क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या किसी गरीब को दवाई दे दी उसने, क्या किसी डेड बॉडी को उन्होंने फ्री में छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेट, इसलिए तो मैंने अब गवर्नमेंट से टेकअप किया है, क्योंकि मुझे भी यहाँ आए हुए 1 साल हुआ है। अब मैं गवर्नमेंट से टेकअप कर रहा हूँ। डिपकॉम साहब ने 3 गाड़ियों की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट हमारी सेक्रेटरी में भेजी है कि इनको डिजास्टर मैनेजमेंट से 3 गाड़ियां दे दो। 1 गाड़ी मेरे पास है जिसके लिए मुझे स्टाफ नहीं है, उसके लिए मैंने प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट की है, और वो शार्टली SRO 384 में वो डॉक्टर्स लगा रहे हैं। जैसे वो डॉक्टर्स आ जाएंगे, हम अपना सिस्टम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा अपना सिस्टम बिल्डअप हो जाएगा तो ये माफिया भी टूट सकता है, क्योंकि हम अंदर से ही नहीं देंगे पेशेंट, तो फिर कहां से देंगे। डॉक्टर दारा सिंह के साथ बात करने के बाद हमें पता चला कि सचमुच एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से कोशिश की है। तो हमने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनसे भी बात की, उन्होंने भी हमें ये बताया। ऐसा जैसे आपने कहा, वी हैव द एम्बुलेंसेज फंक्शनल यहाँ पे, जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनसे पेट्रोल का ठीक है खर्चा लेते हैं, उसके बाद भी प्रोवाइड है एम्बुलेंस। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पे कर सकते, उनको हम फ्री भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबसे लेते हैं।
तो उनको फ्री भी देते हैं, सुप्रीम साहब उनको फ्री करते हैं। बाकी बाहर के एम्बुलेंसेज की आप बात कर रहे हैं, हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी लेटर लिखी हुई है कि हमें रेट्स बताए जाए और बताया जाए कि कौन सी एम्बुलेंसेज कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है, उनके साथ में है, ताकि हमें पता लगे ये रजिस्टर्ड एम्बुलेंसेज है, और उनके रेट्स क्या फिक्स होने चाहिए फॉर डिफरेंट एरिया टू कैरी द पेशेंट्स, वो भी बताया जाए। पर अभी तक हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने 2 बार लिख दी हुई है। बाकी रही बात, जैसे आप कहते हैं कि एम्बुलेंसेज आती हैं, हमने बार बार ये इन्फॉर्म किया हुआ है, और जो हमारी चौकी है यहाँ पे आप देखते हैं इमरजेंसी के बाहर है, हमने उनको पुलिस वालों को ये बात बोली हुई है, इस ऑर्डर की कॉपी उनको भी दी हुई है कि डिफरेंट एम्बुलेंसेज जो यहाँ पे पार्क है, अगर आप देखें पहले काफी हद तक एम्बुलेंसेज यहाँ पार्क रहती थी, अब हम उनको यहाँ पार्क नहीं होने देते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी यहाँ हमारे ऑफिसर्स कर सकते हैं। बट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इज अ वर्क ऑफ द पुलिस, सो सिंस द पुलिस चौकी इज देयर, the concerned officer should see to it that those ambulances are not parked over there. अब आउटसाइड द हॉस्पिटल, जैसे आप कह रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के साथ पार्क होती है, यहाँ बॉयज हॉस्टल के साथ जो मैं कई बार देखती हूँ वहां भी पार्क हुई होती है, दैट द पुलिस शुड सी व्हाई अननेसेसरी व्हीकल्स आर स्टैंडिंग ओवर देयर। इट इज नॉट अवर वर्क, या माय सुपरिटेंडेंट वोंट गो एंड सी टू इट, और माय सीएमओ वोंट गो एंड सी टू इट। वी आर जस्ट सीइंग दैट इन द प्रेमिसेस हमारे इमरजेंसी के बाद नो सच एम्बुलेंसेज आर पार्क्ड। बट टू मॉनिटर आउटसाइड द इमरजेंसी, जैसे पार्किंग एरिया में वो उतार के पेशेंट को जाते हैं, तो दैट वी कैन नॉट, हमारी चौकी है वहाँ पे, इट वुड बी बेटर अगर आप पुलिस वालों को करें इस चीज की निगरानी रखें कि कहाँ से बाहर से एम्बुलेंसेज आती है। एंड मोर ओवर इफ यू टेक अप द इशू विद द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जम्मू मेडिकल कॉलेज की दोनों अथॉरिटीज नहीं चाहती हैं यहाँ पे एम्बुलेंस, जो प्राइवेट एम्बुलेंस है तो लूटने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं, वो खड़ी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी खड़ी है। तो हमने इस बात को लेके आरटीओ से चर्चा करनी चाहिए कि ये एम्बुलेंस जम्मू में कैसे पास की, क्या आपने एनओसी इनका देखा, क्या आपने इनके बाकी डॉक्यूमेंट्स देखे। इस बात को लेके जब मैं आरटीओ के पास गया तो आरटीओ ने बिल्कुल बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा एआरटीओ का काम करता है। तो साहब मैं अपने एआरटीओ तो नहीं बाइक पाऊंगा ना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਏਆਰਟੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। जो सीधा भी नॉलेज दी मैं उसकी तो कोई जवाब दिया, जो सीधा भी नॉलेज दी मैं उसकी तो कोई जवाब दिया, जो सीधा भी नॉलेज दी मैं उसकी तो कोई जवाब दिया, जो सीधा भी नॉलेज दी मैं उसकी तो कोई जवाब दिया, जो सीधा भी नॉलेज दी मैं उसकी तो कोई जवाब दिया। कैसे दुख की बात है कि एक ऐसा ऑफिसर एक ऐसी कुर्सी पे बैठा है, उसको ये नहीं पता कि मेरा असिस्टेंट क्या कर रहा है, मेरी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये एम्बुलेंस है, आम गाड़ियां भी खतरनाक है, उतनी खतरनाक है इस रोड पे चलनी, उनको भी पास कर रहे हो, लेकिन एम्बुलेंस जिसमें पेशेंट्स को लेकर जाते हैं उसे किस तरह से तुम पास कर रहे हो। बड़े दुख की बात है कि ऐसे ऑफिसर आरटीओ जैसे ऐसे ऑफिसर कुर्सी पर बैठे हैं जिसे ये नहीं पता मेरे डिपार्टमेंट का काम क्या है। एनी हो, उसके बाद हमने एआरटीओ जो गाड़ियां पास करता है, पासिंग रोड परेड जो उनकी है, उस ग्राउंड में चले गए, उनके साथ बात की, उन्होंने हमें बताया। जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है, उसमें हम देखते हैं कि एम्बुलेंस जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर आती है कि एम्बुलेंस रजिस्टर होनी चाहिए। उसके अलावा एम्बुलेंस में कुछ स्टिकर्स होने चाहिए, कुछ डिपिक्टिंग होना चाहिए, ताकि दूर से पता चल जाए कि एम्बुलेंस गाड़ी है, ये लिखा होना चाहिए क्लियरली। एक ऊपर लाइट लगी रहती है, उसमें सायरन होता है, उसमें ये सब चीज़ें उसमें हैं। एक इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि जो आजकल सभी हम गाड़ियों में लगवाते हैं, स्पीड गवर्नर होता है, ताकि जो एक गाड़ी है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा तेज़ ना चल सके। तो एम्बुलेंस में हम वो नहीं लगवाते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस को पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसके लिए उसको कई बार ट्रैफिक से थोड़ा प्रायोरिटी देनी पड़ती है उसको। तो ये सब चीज़ें उसमें हैं। जब भी कोई एम्बुलेंस आती है तो हम उनसे क्या कहते हैं कि जो भी है, अगर एम्बुलेंस आपकी है तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एम्बुलेंस, और जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है वो उनको लिख के देते हैं। आपने देखा होगा कि जो बाकी गाड़ियाँ उनके एक एनुअल परमिट होता है, परमिट रिन्यू करवाते हैं। तो जो हेल्थ सर्विसेज है, तो इनका जो डायरेक्टर हेल्थ है कि वो लिख के देते हैं लेटर कि ये गाड़ी हमारे साथ है ये, तो वो लेटर के बेस पे ही हम उनसे वो लेते हैं और उसके बेस पे हम करते हैं ये। इसमें जनरली जो है हमारे यहाँ पे जो J&K रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो हैं वही हमारे पास जनरली आती है फिटनेस के लिए। अगर कोई पंजाब से गाड़ी ला रहा है या
हरियाणा से गाड़ी ला रहा है एम्बुलेंस वहाँ के रजिस्टर्ड, तो वो मे बी कि अपनी स्टेट में उसका फिटनेस करवा रहे हैं, वहाँ करवा रहे हैं। यहाँ पे जनरली हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ आती नहीं बाहर के रजिस्टर्ड, लेकिन अगर कोई आए तो उस पर तो हम चेक करेंगे कि वो ना करे ऐसा कि वो ऐसा है कि हेल्थ सर्विसेज की नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है और अपने आप को एम्बुलेंस शो करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, तो ये तो हम देखेंगे इस चीज़ को। उसमें आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारा जो एक तो फिटनेस होगा, दूसरा हमारा ऑन रोड चेकिंग होती है हमारी। उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी रेगुलर चेक करते हैं गाड़ियाँ, और उसमें हमारा जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी चेक करते हैं गाड़ियाँ। तो उसमें देखते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं हैं। तो ये आपका बड़ा अच्छा इशू है, इसको हम आगे और ज़्यादा इसमें हम काम करेंगे कि जो कुछ अपने आप को एम्बुलेंस बताते हैं लेकिन वो एम्बुलेंस है नहीं है, उनके पास पूरे क्राइटेरिया नहीं है, इस पे और जरूरत है करने की, सख्ती करने की, हम इसमें करेंगे। ये सब कुछ तो उन्होंने बताया, लेकिन इनके पास रोकथाम करने का कोई जरिया नहीं है। आरटीओ, इनका स्टाफ ये सब गाड़ियां पास कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट के नाम से गाड़ियां पास हो रही हैं। ट्रस्ट है या नहीं, उसकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इनके पास कोई कागज नहीं है। ट्रस्ट के नाम से भी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये कह रहे हैं पेशेंट्स को ये ट्रस्ट की गाड़ी है, लेकिन ट्रस्ट की बेसिकल गाड़ी नहीं है। और मैं आपको यह भी एक बात बता दूं, कुछ गाड़ियां बिक चुकी हैं, एम्बुलेंस बिक चुकी हैं, नई बढ़ चुकी हैं, लेकिन एनओसी उनके पास भी नहीं है। पुरानी गाड़ी के साथ वो एनओसी लगा के चल रहे हैं। आप इमेजिन करें कि ये आरटीओ का अमला रोड पे खड़े होकर आने वाली गाड़ियों पे नाका लगा के चेकिंग करते हैं। क्या चेकिंग करते हैं उनको? कितनी एम्बुलेंस उन्होंने चेक की है कि इनके पास। सबसे बड़ी बात है कि क्या पेशेंट को लेके जा रहे हो, जो पेशेंट बेचारा यहां पे बच सकता है, वो आपकी एम्बुलेंस के कारण रास्ते में मर जाएगा। आपके वो फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा एक ऐसा जाल बिछाया हुआ है जम्मू के अंदर इन्होंने, ताकि लूट खसूट का इनका धंधा चले रहे। अब सारी बात इन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के ऊपर डाल दिया कि पुलिस का ये काम है इसकी चेकिंग करना, ट्रैफिक पुलिस का काम है इसकी चेकिंग करना, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करके और पुलिस से भी बात करके, कि क्या मिली भगत है इनकी, क्यों नहीं इन पे एक्शन हो रहा, क्यों गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ी हैं ये, क्यों बॉयज हॉस्टल के बाहर खड़ी हैं ये गाड़ियां, क्यों शौचालय के बाहर खड़ी हैं, क्यों रात को न्यूसेंस क्रिएट कर रही हैं ये गाड़ियां। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।